नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ। ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पहले मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया तो समझिए कि आपको CNC मशीन को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप किसी भी प्रकार की जो प्रोग्रामिंग है वो आसानी से कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो मेरा है CNC मशीन का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क जैसा कि मेरा फेसबुक पेज और मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो लिंक को खोल करके डिस्क्रिप्शन को ओपन करके उसका लिंक को जो ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये आज ऐसी वीडियो है कि इसको अगर आपने देख लिया ना तो आपकी CNC प्रोग्रामिंग VMC की प्रोग्रामिंग जो है वो आसान हो जाएगी आपके लिए। आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। और दोस्तों फालतू की चीज़ों को देखने की बजाय, सोशल मीडिया में बहुत सारी फालतू की चीज़ें आती रहती हैं, उनको देखने की बजाय अगर हम लोग जो अच्छी चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, जो हमारे काम से संबंधित चीज़ें हैं, वो अगर आप देखोगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको फ्यूचर में उसका फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों आइए आज की शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो आज मैं आपको दोस्तों CNC प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो कोऑर्डिनेट जो सिस्टम होता है उसके बारे में बताने वाला हूं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली दोस्तों हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो 3 प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है दोस्तों हमारा, वो होता है हमारा इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दोस्तों आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा दोस्तों आता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दोस्तों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताता हूं, तो एक्सिस होते हैं इस प्रकार से। हमारा आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि आप लोगों ने छोटी क्लासों में ग्राफ पढ़ा होगा आप लोगों ने कि किस प्रकार से आपका जो है वो ग्राफ होता है। जैसे मान लो जो यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ, x+ एक्सिस हो गया, नीचे आपका x- एक्सिस हो गया और z+ एक्सिस हो गया और इधर आपका जो है वो z- एक्सिस हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले आप और हम जो है वो बात करेंगे कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो परिभाषा है वो क्या है वो हम लोग समझेंगे। उसके बाद में इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है उसके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद में समझेंगे हम लोग कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट कैसे होंगे वो समझते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों वो समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना परिभाषा के आप लोग जो है इसको सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है दोस्तों कि द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट विल बी टेकन with respect to center point। इसका मतलब क्या कहता है कि सेंटर पॉइंट से ही जो है वो हर किसी वैल्यू को रीड करेगा इस ओरिजिन पॉइंट से, क्योंकि इधर जो है आपका x+ की वैल्यू रहेगी, इधर आपकी z+ की वैल्यू रहेगी और z- की वैल्यू रहेगी, और इधर जो है आपका x- की वैल्यू रहेगी, इधर आपकी z- की वैल्यू रहेगी। जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है ज़्यादातर CNC टर्निंग मशीन में इसको यूज़ किया जाता है और इसके अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग करना जो है बहुत आसान होता है। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो है एक टेबल बना लेता हूँ जिसके अंदर आपको एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल जो भी है आपके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उनके बारे में आपको पता चलता जाएगा। तो यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट के अंदर मैं दोस्तों इधर मैं आपको बना के बताऊँगा कि इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एक टेबल बना ली मैंने, यहाँ पे छोटी सी टेबल बनाई है,
ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं आप जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा, तो ये जो हमारा जो सिस्टम कहता है कि द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट विल बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट, तो ये काम कैसे करता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख लेता हूँ, जैसे मान लीजिए इसकी जो है वो आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मैंने जो आपका x प्लस है इसकी मैंने वैल्यू ले ली, तो इधर से मैंने जो है x जो आपका z प्लस होता है उसकी भी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, z 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में मैं यहाँ पे x माइनस है, यहाँ पर भी आपका -1 हो जाएगा, माइनस आपका 2 -3 -4 -5 -6 -7। और इधर आपकी जो वैल्यू रहेगी वो आपकी z माइनस में रहेगी, तो z -1 z -2 z -3 z -4 z -5 z -6 z -7, मैंने मान लो 7 तक मैंने लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके लिए आपके पास में एक वैल्यू है, इसके अंदर कोऑर्डिनेट होते हैं दोस्तों, आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये, और सेकंड है ये, थर्ड है, और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो 4 कोऑर्डिनेट रहेंगे हमारे। और आपका जो आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट जो है उसके अंदर आपका ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है ये आपका सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ पर x और z की वैल्यू जो है वो आपकी 0 रहेगी। मान लीजिए मेरे पास में इस प्रकार की कोई एक बॉडी है, मैंने ऐसा एक ऑब्जेक्ट लिया है मान लीजिए, ठीक है, और इसके मान लो मेरे को कोऑर्डिनेट निकालने हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। तो मैं किस प्रकार से जो है वो फाइंड करूंगा, तो इसके जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं निकाल के बताऊंगा आपको इंक्रीमेंटल। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसके कुछ जो पॉइंट है, एक तो आपका ये कोऑर्डिनेट है, एक ये वाला कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर एक ये कोऑर्डिनेट है, और एक आपका ये कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इनके जो है वो नाम दे देता हूँ। जैसे मान लो जो मैंने यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट दिया है, इसको बी कोऑर्डिनेट दिया है, इसको सी और इसको डी कोऑर्डिनेट दिया है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो x और z के कैसे निकलेंगे, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये मान लो आपका x का कोऑर्डिनेट रहेगा, ये आपका z का कोऑर्डिनेट रहेगा, और ये आपके पॉइंट रहेंगे। ये कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे मैंने a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट और d पॉइंट मैंने लिख लिया है। ये आपका एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों कि इसके अंदर इसके कोऑर्डिनेट, सबसे पहले हम लोग ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के इसके लिए क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट विल बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट, मतलब कोई भी वैल्यू को क्या करेगा सेंटर पॉइंट से ही रीड करेगा। तो ए पॉइंट के ऊपर आपका एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक्स का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए ए पॉइंट के ऊपर आपका ये वाला ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट का एक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप यहाँ से वैल्यू को रीड करेंगे 0 1 2। तो ये वाली लाइन आपकी यहाँ पर मिल रही है, तो x का कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका एब्सोल्यूट में 2 रहेगा ए पॉइंट पे, और z का कितना होगा दोस्तों, 0 से चल करके आपका यहाँ पर देखिए z कितना चला, तो z भी आपका 1 चला। तो आपका ये वाला जो कोऑर्डिनेट है x का कोऑर्डिनेट और z का कोऑर्डिनेट, आपका x का कोऑर्डिनेट रहेगा 2, यहाँ पर 2 रहेगा, और z का कोऑर्डिनेट कितना रहेगा आपका प्लस में 1 रहेगा। तो आपका ये आपका पहला कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पर आपका पहला x का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, यहाँ पर x आपका रहा आपका 2 और आपका z रहा आपका 1। ये आपका पहला कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे a पॉइंट पे, x की वैल्यू 2 रहेगी और z की वैल्यू रहेगी 1। सेम इसी प्रकार से जो है आपका जो b पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड किया था, उसी प्रकार से आपका b पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इस लाइन को ऐसे मिलाया, तो 0 से लेकर के 2 तक आपका जो है वो b पॉइंट का जो है वो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका इसी पॉइंट से 0 मानेगा 1 और 2, तो b पे 2 रहेगा आपका x की वैल्यू, और z पे कितना हो गया, z पे क्या प्रभाव पड़ेगा आपका 0 1 2 3 4 एंड 5 आप पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका z का वैल्यू रहेगा आपका 5। तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट हो गए। यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट आपका कितना हुआ, ये वाला कोऑर्डिनेट आपका हुआ x कितना हुआ आपका 2 और z कितना हुआ आपका 5। ये आपके 2 कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए हैं। किसी भी वैल्यू को रीड करेगा सेंटर पॉइंट से ही रीड करेगा। उसके बाद में दोस्तों हमारा सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे हम लोग जो वैल्यू को रीड करेंगे वो कैसे रीड करेंगे, सी पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है
कि वैल्यू जो है वो सेंटर से रीड करेगा। तो सी पॉइंट का जो आपको रीड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स को देखना है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5, तो ये इसकी लाइन इसके ऊपर ये ऐसे जा रही है, तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ जा रहा है। तो एक्स का कितना हुआ आपका, एक्स हुआ आपका 5, ठीक है। और आपका जेड कितना हुआ, तो जेड दोस्तों आपका जो है वो यहाँ इसी पॉइंट से ऊपर की ओर गया है, तो जेड में तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, तो आपका जेड कितना रहेगा, जेड आपका जो है वो 5 ही रहेगा। ओके, उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट नंबर जो आपका डी है उसके बारे में बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेट नंबर डी के ऊपर आपके जो एक्स की वैल्यू है वो क्या रहेगी, तो सेंटर पॉइंट से रीड किया जाएगा। तो डी वाला जो है वो ये वाला रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो है कोऑर्डिनेट बन रहा है वो कितना बन रहा है, एक्स का भी कितना है आपका 5 है, एक्स 5, और आपका जो है वो जेड भी कितना है वो आपका है, वो भी आपका 5 है। ओके, उसके बाद में आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आपका डी में कितना बनेगा, तो एक्स में कोऑर्डिनेट कितना बन रहा है, यहाँ पे जितना इधर बन रहा था उतना ही तो इधर बन रहा है, क्योंकि ये वैल्यू इधर आ रही है एक ही लाइन पे। तो 1 2 3 4 5, तो एक्स के अंदर बनेगा आपका 5, और जेड के अंदर आपका कितना बनेगा दोस्तों, तो जेड आपका जो है वो सिर्फ 1 mm पे है। तो ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पर ऐसे मिल रही है आके, तो आपका जेड जो है वो आपका कितना रहेगा, 1 आपका रहेगा 1 रहेगा। तो यहाँ पे जेड रहेगा आपका 1। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है वो इसके फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आपका बनेगा, एक्स का हो गया 5 और आपका जेड का रहेगा यहाँ पर 1। तो इस प्रकार से जो है सेंटर पॉइंट से वैल्यू को रीड करके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो आपके कौन से कोऑर्डिनेट बनेंगे, वो आपके बनेंगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो उसके बाद में हम लोग दूसरा, ये हमारा एब्सोल्यूट सिस्टम हो गया। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैसे होगा। तो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है मैं यहाँ पर बनाऊंगा, इसी के ही इंक्रीमेंटल बनाएंगे आगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार से मैं एक विंडो बना लेता हूँ, एक टेबल मान लो मैंने बनाई है, तो सेम इसी प्रकार से रहेगा हमारा। ओके, तो इंक्रीमेंटल हम लोग बनाएंगे। तो ये आपके एक्स की वैल्यू रहेगी, ये आपके जेड की वैल्यू है, और ये आपके पॉइंट रहेंगे कि कौन से पॉइंट का वैल्यू रहेगा। तो आपका यहाँ पे इंक्रीमेंटल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, और आपका डी पॉइंट है। अब मैं आपको जो है इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग की परिभाषा बता देता हूँ कि इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है हमारा वो क्या कहता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट विल बी टेकन with respect to previous point. इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये हमने पढ़ लिया। तो ये इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट विल बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट। मतलब आपका जो पॉइंट है प्रीवियस पॉइंट को ही रीड करेगा, उसी पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट मानेगा, फिर उसके बाद में जो अगली वैल्यू को रीड करेगा। मतलब जहाँ पे भी आपका जो है रुका हुआ है कोऑर्डिनेट, उसी को जो है वो 0 मानेगा। तो हम लोग इसी के ही जो है हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालेंगे। तो आपका कितना होगा देखते हैं। सबसे पहला ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आपका एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल का सेम ही होगा, क्योंकि पहला जो पॉइंट है ना वो इसी पॉइंट को सेंटर मानते हुए इसकी वैल्यू को रीड करेगा। तो आपका पहला जो इंक्रीमेंटल का रहेगा वो उसके ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 2 रहेगी, और जेड कितना है, जेड आपका 1 है, तो आपका यह आपका 1 रहेगा। तो यहाँ पर इंक्रीमेंटल के अंदर एक्स की वैल्यू पहले पे कितनी रहेगी, एक्स की वैल्यू 2 रहेगी और जेड की वैल्यू 1 रहेगी। ओके, अब दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग जो है वो समझते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं, तो अब इसको जो है वो 0 मानेगा, ओके, और अगले वाली जो वैल्यू है उसको रीड करेगा। अब सबसे पहले हम लोग x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए इसके अंदर जो है वो एक ही लाइन पे बन रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई इंक्रीमेंटल नहीं हुआ, कोई डिक्रीमेंट नहीं है, तो एक ही लाइन पे बन रहा है। तो
इंक्रीमेंटल सिस्टम के अंदर एक ही लाइन पे जब बन रहा है तो एक्स और जेड के अंदर तो कोई फर्क, एक्स के अंदर तो कोई फर्क पड़ा नहीं एक्स एक्सिस में, तो इसलिए एक्स एक्सिस आपका क्या रहेगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जेड के अंदर क्या फर्क पड़ा, जेड के अंदर क्या फर्क पड़ा, क्योंकि इस पॉइंट को इसने क्या माना 0 पॉइंट माना, तो यहाँ पर कितना फर्क पड़ा, तो इसको 0 मानेगा तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो आपका जेड है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये पॉइंट आपका 0 रहेगा। तो ये आपका पॉइंट हो गया, आपका x की वैल्यू हो गई आपकी 0 रहेगी और z आपका रहेगा 4। ओके, उसके बाद में अब इस पॉइंट को जो है वो सेंटर पॉइंट मानेगा, मतलब ओरिजिन पॉइंट मानेगा। जब इस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट मानेगा तो आपका जो है x एक्सिस जो है ऊपर जा रहा है, c पे आपकी वैल्यू कितनी रहेगी, तो c की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो इसको सेंटर मानेंगे, तब क्या हो जाएगा आपका x की वैल्यू जो है आपकी कितनी रहेगी 0 1 2 3, x की वैल्यू कितनी रहेगी c पॉइंट पे 3 हो जाएगी। और z की वैल्यू कितनी रहेगी भाई, z में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, z तो उतना का उतना ही है, ठीक है, तो यहाँ पे z क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका जो है सी पॉइंट से डी पॉइंट तक का हमें वैल्यू ज्ञात करना है, तो इस वाले पॉइंट को जो वो ओरिजिन पॉइंट मानेगा। तो तीसरे पे आपका जो है सी पे x की वैल्यू बनी थी 3 और z बनाया था आपका 0। ठीक है, और अब चौथे पॉइंट पे डी पॉइंट पे आपकी x की वैल्यू कितनी रहेगी, क्योंकि x तो आपका क्या है, जितना यहाँ पे c पे है उतना ही आपका d पे रहेगा, तो x तो आपका रहेगा 0 और z हमारा कितना रह जाएगा, हमने इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट माना है तो यहाँ तक आना है आपको, तो कितना हो जाएगा आपका, जैसे इसको सेंटर पॉइंट माना है इसको, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर हो जाएगा z की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है वो हमारी वैल्यू को रीड करता है। तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट रहेगा आपका z वाले d वाले पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर रहेगा x की वैल्यू 0 और z कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है हम लोग निकाल सकते हैं। बड़े सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। सिंपल एक बार और बताता हूँ, इंक्रीमेंटल में क्या होता है आपका जो है वो दी वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट विल बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट नहीं होगा, आपका प्रीवियस पॉइंट होगा। ठीक है, और इसमें जो है वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट होगा। एब्सोल्यूट में कोई भी वैल्यू रीड करेंगे सेंटर पॉइंट से ही रीड की जाएगी, चाहे ये कोऑर्डिनेट है, चाहे ये कोऑर्डिनेट, चाहे ये कोऑर्डिनेट, चाहे ये कोऑर्डिनेट है। लेकिन इंक्रीमेंटल में ऐसा नहीं होता है। इंक्रीमेंटल में जो वैल्यू को रीड करेंगे वो पहला कोऑर्डिनेट जो है वो सेंटर से रीड किया जाएगा, बाकी को जहाँ पे वो रुका हुआ है कोऑर्डिनेट उसी को सेंटर मान के अगली वैल्यू को जो है वो रीड करेगा। तो ये दोस्तों ये तो आपका हो गया था आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और आपका जो है वो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। तो मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। तो जो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ज़्यादातर जो है वो आपका वीएमसी और ग्राइंडिंग मशीन में यूज़ होता है, क्योंकि इनकी जो क्रिटिकल वैल्यू होती है वो निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर मैं आपको जो है वो आके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताना चाहता हूँ। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, आपका जो इसी प्रकार से कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो होगा, लेकिन जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना वो ज़्यादातर जो है वो आपका वीएमसी के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो क्या कहता है आपका कि जैसे कि मान लीजिए वीएमसी मशीन के अंदर हम लोगों ने, जैसे ये सेंटर पॉइंट है, कोई प्लेट है, इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो मान लीजिए ड्रिल करना है। तो मान लो आपका एक ड्रिल यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, एक ड्रिल आपका यहाँ पे किया हुआ है, एक ड्रिल आपका यहाँ पे किया हुआ है, एक ड्रिल आपका यहाँ पे है, एक ड्रिल आपका यहाँ पर है, एक ड्रिल आपका यहाँ पर है, और एक ड्रिल आपका यहाँ पर है, और एक ड्रिल आपका यहाँ पर है। तो ये जो है वो पोलर सिस्टम होता है। तो इसके अंदर जो है वो एंगल के आधार पर हमें जो है वो ड्रिल वगैरह करना पड़ता है। तो इसके अंदर जो है वो पॉइंट आपका यहीं से शुरू होगा, लेकिन इसके अंदर कितने कितने एंगल के ऊपर आपका जो है वो ड्रिल किया हुआ है, और आपको एक पॉइंट दिया होगा, आपको मान लो दूरी दी गई होगी, तो उसका आपने जो है वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा कोई, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई कोऑर्डिनेट बन रहा है, तो मैं इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिलाऊंगा, ठीक है, और इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिलाऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको जेड की वैल्यू तो सेंटर पॉइंट से यहाँ तक पता लग गई कि 3 है, लेकिन यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट है, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा यहाँ पर, वो आपको फाइंड करना होगा। तो इसके लिए जैसे मान लो कि ये वाला आपका जो है वो 45 डिग्री एंगल पे जो मान लो ये जो है वो त्रिभुज आपका बन रहा है, मतलब 45 डिग्री एंगल से आपका ये वाला पॉइंट जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो क्या करना होता है
कि यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू को लगा करके आप लोग जो है इसका जो है वो कोऑर्डिनेट हम लोग जो है वो ये फाइंड कर लेंगे। इसका जो है वो आधार तो आपको दे रखा है और इसका जो अगर हाइट आपको पता लग जाएगी तो आप लोग जो है वो कोऑर्डिनेट आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेन थीटा लगेगा। टेन थीटा यहाँ पे इसलिए लगेगा क्योंकि टेन थीटा में क्या होता है आपका लाल बटा का होता है, तो उसमें आपका लंब बटा आधार होता है, लंब और आधार होता है, मतलब आपका परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर हो गया और आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ये होता है। तो इससे क्या है आप इसका जो है वो कोऑर्डिनेट जो है वो आराम से जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके जो है सीएनसी मशीन के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर इसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है तो दोस्तों सीएनसी प्रोग्रामिंग जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। और दोस्तों अगली जो वीडियो आने वाली है उसको दोस्तों देखना ना भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ कि सीएनसी मशीन के अंदर जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग और एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के अंदर कोऑर्डिनेट किसी जॉब के अंदर आपने निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। दोस्तों वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और जस्ट इसी वीडियो के बाद में आप लोगों को वो दूसरी वीडियो को देखना भी ना भूलें। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।